नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार यादव है और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में सहायक प्रोफेसर हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय सिंह सर का, BBAU मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर का, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो हम एक बार पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बता चुके हैं कि हमारा विश्वविद्यालय अपनी स्थापना का सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है, जिसके तहत हमारे माननीय कुलपति महोदय के संरक्षण में, उनकी छत्रछाया में, प्रोफेसर गोविंद पांडे सर के निर्देशन में BBAU सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लाइव लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है, जो फेसबुक पर लाइव प्रतिदिन 1 बजे यहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर शेड्यूल हुआ है। तो जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही वैल्यूबल, बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए हैं और उसी कड़ी में, उसी क्रम में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि आज बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक बड़ा कठिन दौर है, पूरा विश्व कोरोना संकट से लड़ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 जो कोविड-19 पैंडेमिक है, जब से ये चाइना के वुहान शहर से फैलना शुरू हुई है और अब तो इसका प्रकोप इस तरह है कि इसने लगभग पूरी दुनिया को ही अपने प्रकोप में ले लिया है। आई थिंक एवरी कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज। तो जब से ये कोरोना फैला है देश में, जो है WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया है, तब से ये देखा जा रहा है, ये अपना प्रकोप बढ़ाता चला जा रहा है विश्व के डिफरेंट कंट्रीज में। तो वहाँ से धीरे धीरे आंकड़े भी आना शुरू हो गए। आंकड़े इस सेंस में कि कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। तो जब से ये आंकड़े आना शुरू हो गए, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, इससे हर देश लड़ रहा है, हर देश बचाव में लगा हुआ है। दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने कोरोना योद्धा हैं, अपने भारत देश में भी, दूसरे देशों में भी, पूरे विश्व में इससे लड़ने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं, लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कैसे हम काबू पाएं, कैसे इस पर हम विजय पाएं। तो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि बहुत लोग, जैसे जैसे आंकड़े आते जा रहे हैं दुनिया के धीरे धीरे कोरोना वायरस डिजीज के, तो डेटा के आधार पर लोग प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कैसा इसका कोरोना का फ्यूचर क्या होगा, इसका कब ये पीक पर पहुंचेगा, कब ये जो है ख़त्म होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। डेटा ड्राइवन रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमारे कुछ मित्रों ने, डॉक्टर यूसुफ अख्तर, डॉक्टर विनीत कुमार ने कहा कि जो है आपको भी कुछ इस पे बोलना चाहिए। तो हमने कहा ज़रूर, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो डेटा ड्राइवन प्रेडिक्शन हो रहा है, इसमें बहुत सटीक प्रेडिक्शंस नहीं हो रहे हैं या उसमें क्या खामियां हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग अभी आपसे डिस्कस करेंगे कि ये आखिर डेटा बेस्ड मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, ये टाइटल है जिस पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आखिर डेटा ड्राइवन या डेटा बेस्ड मॉडलिंग क्या है, प्रेडिक्शन या
फोरकास्टिंग क्या है। तो पहला बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा आप देख भी रहे हैं पूरी दुनिया में इसका प्रकोप है कि पूरी की पूरी मानवता को इसने जो है खतरे में ला दिया है। और जब से ये डेटा आना शुरू हो गए हैं तो दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने आंकड़ों के आधार पर कुछ प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन होता है, इससे जो प्रिडिक्टिव सिग्नल्स मिलते हैं या हमें प्रिडिक्शन आउटपुट मिलता है, उसके आधार पर हम कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जा सके, कैसे इस पर ओवरकम कर सकें, कैसे इस पर काबू पा सकें। तो अब बात आती है कि ये जितना सटीक होगा प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग, उतना ही अच्छी पॉलिसी बनेगी और उतनी जल्दी हम इस बीमारी पर काबू पा सकेंगे और इसको ख़त्म करने में सक्षम होंगे। तो ये जो कोविड-19 बीमारी है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शंस होते हैं। तो अभी हम आपको आगे भी डिस्कस करेंगे और इसमें बता रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसमें दो फैक्टर्स, दो उसके कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर ऑफ कैरियर्स एंड द टाइम और पीरियड ऑफ द पैंडेमिक। तभी लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कब पीक होगा, कब ये डाउनफॉल होगा, कितना पीरियड होगा, क्या स्पैन होगा इस कोरोना वायरस का। तो इन सब पर आंकड़ों के आधार पर लोगों ने प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया। तो हम आपसे डिस्कस वन बाय वन डिस्कस अभी आपको बताते हैं कि कितने तरीके के मॉडल्स यूज होते हैं। तो बेसिकली जो मॉडलिंग की जाती है वो दो तरीके की मॉडलिंग होती है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग और दूसरी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। उसमें जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको बहुत ही टेक्निकल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम इसको बिल्कुल लेमैन की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि हर एक की समझ में आए कि आखिर ये प्रेडिक्शन क्या होता है, फोरकास्टिंग क्या होती है और उसको पॉलिसी में किस तरह यूज करेंगे, क्यों प्रेडिक्शन ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि मॉडलिंग क्या है और क्यों हम मॉडलिंग करते हैं, प्रेडिक्शन क्या है और क्यों हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मॉडलिंग जो ये एक घटना, इस फिनोमिना इस तरीके का है कि हम कोई भी वेरिएबल्स हैं या कोई भी दो चीज़ें हैं जिनको हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो जानना चाहते हैं कि उनमें फंक्शनल फॉर्म क्या है। कि अगर हमको ये पता चल जाए कि ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है, कि अगर एक में ये परिवर्तन होगा तो दूसरे में कितना परिवर्तन होगा, तो एक में जितना भी परिवर्तन करें तो दूसरे का परिवर्तन हमें पता चल जाएगा, ये हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मॉडल क्या है कि बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित करना, एक रिलेशन डेवलप करना, एक रिलेशन पता करना, एंड दैट शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे अच्छी जो है रिलेशन पता करना, और जितनी अच्छी रिलेशन हम पता कर पाएंगे, फिट कर पाएंगे, जिसको मॉडल फिटिंग भी कहते हैं, तो उसके आधार पर क्या होगा कि प्रेडिक्शन उतना ही बढ़िया होगा। और जब प्रेडिक्शन बढ़िया होगा इसका मतलब वी विल बी वेरी क्लोज टू रियलिटी, हम सच्चाई के बहुत करीब होंगे। और जब सच्चाई के करीब होंगे तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिर आपको बता रहे हैं कि प्रेडिक्शन का पॉलिसी मेकिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और इसीलिए हम प्रेडिक्शन करते भी हैं कि और इस पॉलिसीज़ को हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको बेटर कर सकें, या जो नहीं बनी हैं तो हम बेहतर पॉलिसीज़ बना सकें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर हम काबू पा सकें और बेहतर चीज़ें बना सकें। तो अब हम बताएंगे कि ये होती है मॉडलिंग और प्रेडिक्शन के ये फ़ायदे। अभी जो डिस्कस करना चाहेंगे कि जो मॉडलिंग कितने तरीके की होती है, तो दो तरीके की होती है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग, दूसरी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को ही एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग, ये बहुत सारे तरीके हैं जो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि क्योंकि मैथमेटिक्स की जो अप्रोच रहती है वो डिटर्मिनिस्टिक रहती है, तो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शनल रिलेशनशिप अगर हम किन्हीं वेरिएबल्स के बीच में या एक ही वेरिएबल के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बारे में निकालना चाहते हैं तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के तहत आता है। जैसे जितने भी हम ये आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है, ये सब क्या हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इतना प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम इतना हमारा कम होगा, इतना प्रेशर बढ़ाएंगे तो इतना वॉल्यूम कम होगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि हमें इसमें चीज़ पता है कि हम इतना इनपुट देंगे तो हमें इतना आउटपुट मिलेगा। जहाँ पर ये अनसर्टेन रहता है,
वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक रहती है। मतलब जहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है वहाँ पर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग काम करती है। तो स्टैटिस्टिक, क्योंकि यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ऑन द पार्ट ऑफ द वायरस इटसेल्फ, कि उसकी जो म्यूटेशन मैकेनिज्म क्या है वही नहीं पता चल पा रहा है, बहुत तरीके से वो म्यूटेट कर रहा है। और जो ह्यूमन बिहेवियर या डायनेमिज्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हेट्रोजिनिटी, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस क्या हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इन सब चीज़ का इम्पैक्ट रहता है इसकी वजह। और ये सब बहुत अनसर्टेन है, सर्टेनिटी इसमें नहीं लाई जा सकती है। तो इसलिए ये बिल्कुल जायज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल का इसीलिए प्रेडिक्शन में या डिजीज मॉडलिंग में स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन की, क्योंकि ये डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल कितने तरीके के लोग यूज कर रहे हैं इसमें प्रेडिक्शन में, वन बाय वन हम आपको जल्दी से बता देते हैं और फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये होता है, बिल्कुल सरल भाषा में, कि किस तरीके से ये आजकल जो हमारे सामने प्रेडिक्शन आ रहे हैं। दुनिया भर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस लाइव प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल के तहत हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग करते हैं, क्योंकि हम बताए हैं ना कि डिजीज या जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसमें दो कंपोनेंट मेजर हैं, एक जो है कि जो नंबर ऑफ कैरियर्स और दूसरे जो है टाइम या स्पैन ऑफ द पैंडेमिक और एपिडेमिक। तो हम जानना चाहते हैं कि कब पीक पर जाएगा, कब ख़त्म होगा। तो ये सब जानने के लिए हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना पड़ता है। देखते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, फिट करते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो या बेस्ट फिटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ये तब ख़त्म होगा या यहाँ पे पीक जाएगा और यहाँ ऐसे डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दूसरा एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एपिडेमिक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो, क्योंकि टाइम के ऊपर ये चीज़ चल रही है, टाइम के हिसाब से हमारे को डेटा या इन्फेक्शंस या चेंजेज हो रहे हैं, इसके लिए हम रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम निकालते हैं। चाहे वो रेट ऑफ इन्फेक्शन हो, चाहे वो रेट ऑफ रिकवरी हो, चाहे वो रेट ऑफ डेथ हो। तो इन सब जो वेरिएबल्स हैं इनका जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके और हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं और उससे सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे प्रेडिक्ट करते हैं। तीसरा, क्योंकि ये जो फिनोमिना है या ये पैंडेमिक है, इट इज़ डेवलपिंग ओवर टाइम, so it is very important and very relevant model which should be fitted, और जो कर भी रहे हैं लोग वो है टाइम सीरीज मॉडलिंग। तो टाइम सीरीज मॉडलिंग में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फर्दर उसमें, क्योंकि अब बहुत सारी कंप्यूटर जनरेटेड टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क है, डेटा माइनिंग वगैरह, ये सब हैं। तो इनसे बहुत स्मार्ट प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। तो टाइम सीरीज मॉडलिंग वगैरह में फिर प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ठीक प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो पैंडेमिक है इसको लोग विक्ट प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं दुनिया में। विक्ट प्रॉब्लम मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि और वो कठिनता कहाँ से आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी हम बताए हैं वायरस के पार्ट पर भी है, और जो हम बहुत जो ह्यूमन जो डायनेमिज्म होता है बिहेवियर का, उसकी हेट्रोजिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, और गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस क्या हैं और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, तो इन सब चीज़ें इतनी फजी हैं, इतना अनसर्टेन है कि जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं,
बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। और हम बहुत यहाँ पर आगे जाने से पहले बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं, बहुत फ्रैंकली बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस नहीं हो पा रहे हैं बहुत अच्छे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, और वो सारे वेरिएबल्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे वो डेथ हो, इनकी उन पर उनका इम्पैक्ट है, लेकिन उन पे हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो उन पर डेटा की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये प्रेडिक्शंस बहुत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वही एक कहावत कही जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा, या आशा की एक किरण। तो हमारे पास जो डेटा है उसके आधार पर ही हम प्रेडिक्शन करेंगे। और अगर जो हम बता रहे हैं जो इग्नोर्ड या तो वेरिएबल्स हैं, या जिन वेरिएबल्स पर हमारे को डेटा नहीं मिल पा रहा है, अगर वो मॉडल में इनकॉर्पोरेट किए जाएं, डिटर्मिनिस्टिक पार्ट पे ले जाएं, रैंडम पार्ट में ना रखा जाए उनको, जो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट कहलाता है, तो प्रेडिक्शंस बहुत सटीक होंगे और बहुत अच्छे हो सकते हैं। प्रेडिक्शन सटीक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उससे पॉलिसी बहुत अच्छी बनेगी। जब पॉलिसी अच्छी बनेगी तो प्रॉब्लम को टैकल करना बहुत कठिन नहीं होगा। अब हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और सेंटर्स हैं बहुत सारे, जो इस पर डेटा ड्राइवन मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन पे वर्क कर रहे हैं। उनके कुछ के नाम हम यहाँ पर लेना चाहेंगे जो लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, और MRC सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एनालिसिस एट इम्पीरियल कॉलेज लंदन। तो ये जितने ये इस तरीके के जो लोग हैं, तो दो तरीके से बेसिकली वो लोग जो है इनका प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। एक तो ये कि जो जिनका फोकस है बेसिकली कि कितनी डेथ हो रही हैं, कितने हॉस्पिटल्स की नीड हमें ज़रूरत है, और कितने इन्फेक्शन केस होंगे, पीक कब जाएगा, कब जो है वो डाउनफॉल होगा, उसमें कब ओवरकम होगी प्रॉब्लम। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन मॉडलिंग में बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिनको हम आगे बताना चाहेंगे कि रदर वो वेरिएबल्स हैं, अगर उनको मॉडल में इस्तेमाल किया जाए तो प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन पर डेटा ना अवेलेबल होने की वजह से उनको जो है हम लोग रेस्ट्रिक्शंस के रूप में लेते हैं। जैसे जो बहुत सारे सप्रेशन स्टडीज यूज की जाती हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन हो गया, माइग्रेशन, और जो भी सप्रेशन स्ट्रेटजीज हैं, मास्क लगाना और क्या नाम है ग्लव्स पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो ये सब क्या है कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बेसिकली जो प्रेडिक्शन का जो रहता है, मॉडलिंग में जो प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जनरली ये माना जाता है कि फ्यूचर वो फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल्स पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम एक एग्जांपल के तौर पे जो सबकी समझ में आए थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए वेदर फोरकास्ट करना है, तो सारे वेरिएबल्स, कितनी ह्यूमिडिटी है, विंड का स्पीड कितना है, टेम्परेचर कितना है, और भी बहुत सारे, इसमें लगभग 237 वेरिएबल के आसपास शायद इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके आधार पर प्रेडिक्ट कर देते हैं, और ये हम कहते हैं कि जो कल के फ्यूचर का मौसम होगा उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एज स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन जो ये कोरोना है, ये डिजीज़ है जो कोविड-19 या कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक की बात करिए, उसमें ह्यूमन एज अ स्टेक होल्डर काम करता है। क्योंकि हम चाहें, जैसे ये सप्रेशन स्ट्रेटजीज ही बता रहे हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल करें तो हम फ्यूचर बदल सकते हैं इसका। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब वेरिएबल्स पे अगर काम किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जो प्रेडिक्शंस हैं, और पॉलिसीज बहुत अच्छी बन सकेंगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कुछ और यूनिवर्सिटीज जो लाइव प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यू कैन गो ऑन देयर वेबसाइट्स एंड यू कैन सी द लाइव प्रेडिक्शंस ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टाइम सीरीज
डेटा का टाइम सीरीज मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है टाइम सीरीज में प्रेडिक्टिव अप्रोच भी लगा रहे हैं जो बेहतर काम कर रही है। तो हम आपके सामने कुछ नाम लेना चाहेंगे जो लाइव, यू कैन सी लाइव प्रेडिक्शंस ऑन देयर वेबसाइट, जिसमें से अभी उसका भी नाम लिए थे, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है वो कर रहा है, लॉस एलामस नेशनल लेबोरेटरीज, द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये सब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लाइव प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, एंड इट इज फॉर द पब्लिक, लाइव पब्लिक कोविड-19 फोरकास्टिंग कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1 बाय 1 हम डिस्ट्रीब्यूशन, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल और क्या नाम है उस पर अगर आने से पहले हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन का नाम लेना चाहेंगे जिसने किया है ये, वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन है, उसने क्या किया कि 95% इंटरवल के साथ जो भी अपना मॉडल उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जो भी प्रेडिक्शंस किए, उसमें से 70% प्रेडिक्शन उनके जो प्रेडिक्शन किए हैं रियल में उससे बियॉन्ड वैल्यू लाई की। मतलब जैसे कल का उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया कि इतने लोग इन्फेक्ट होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हुए, ऐसा 70% प्रेडिक्शंस के साथ में उनके हुआ। तो बाद में उन्होंने क्या कर दिया, अपने मॉडल को चेंज कर दिया, और जब मान लिया यही प्रेडिक्टिव अप्रोच टाइप में ले लिया, क्योंकि वो क्या करता है, जब हम लोग मशीन लर्निंग या कंप्यूटर जनरेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इंटरमीडिएट इवेंट्स होती हैं जो हम नहीं, उनको अनऑब्जर्व्ड थिंग्स रहती हैं, उनको भी वो ट्रेंड को पकड़ता है और उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, स्टेशनरी बनाता है, तो उससे प्रेडिक्शंस कुछ बेहतर होते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी टेक्निक को बदल दिया, और लेकिन फिर भी जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ रही है। तो एरर होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो हमने सबसे पहले बताया था आपको, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। जो डेटा, जिन वेरिएबल जो फैक्टर्स का उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उस पर डेटा ही नहीं मिल पा रहा है, तो प्रेडिक्शन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इस समय मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करें कि जो ये प्रेडिक्शन आ रहा है तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम ये माने कि हाँ बिल्कुल ये सटीक होगा। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग, चलिए 1 बाय 1 अब हम डिस्कशन करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग के आधार पर कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। तो जनरली लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करते हैं, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए डेटा जब हमारे पास अच्छा खासा बड़ा होता है तो हम वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो एरिया प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, जिससे μ+-2 या μ+-3 के तहत, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, जिसमें जो है वो 97% और 99% प्रेडिक्शन हो जाता है, बता देते हैं कि ये 99% तब ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। जैसा कि सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ भी देखे होंगे, उसने रिलीज किया था, उसमें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहेंगे कि उसने जो प्रेडिक्शन किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 25 मई को, और ICMR ने तो शायद किया था उससे और पहले किया था, उनका और पहले मई में था, कि 97% केसेस जो है कोरोना के ख़त्म हो जाएंगे भारत में 25 मई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने 6 जून को कहा था कि 99% ओवर हो जाएगी प्रॉब्लम, जो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे डेटा बढ़ा और वहाँ जो दूसरे तीसरे स्टेज का कह सकते हैं डेटा जब या उस प्रॉब्लम उस स्टेज में पहुँची तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो जब डेटा और ज़्यादा आ गया तो फिर उन्होंने फिर से रिवाइज किया उस डिस्ट्रीब्यूशन को, गॉसियन कर्व को, और फिर उन्होंने बताया, जो हमने देखा था, उन्होंने 30 अगस्त बोल रहे थे कि 99% प्रॉब्लम 30 अगस्त तक की जो है ये ओवरकम हम कर पाएंगे, इसके ऊपर ये ख़त्म होगी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी तो देखिए बहुत तेज़ी से 7000 के आसपास पर डे केसेस आ रहे हैं इस समय। तो वेदर इट इज़ पीक टाइम और नॉट, अभी ये कहना भी मुश्किल है।
तो फिर क्या हुआ कि फिर अब अगर आप उनकी उस वेबसाइट पे लाइव जाइए देखिए तो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने वो सब ग्राफ को रिलीज करना बंद कर दिया है। तो अब हमें भी क्यूरियासिटी हुई कि आखिर जो है ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे हम आपको बता दें बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी प्रॉब्लम है या जो हम एस्टीमेट्स निकालते हैं पैरामीटर्स के, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें भी 2 पैरामीटर मीन और वेरिएंस होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग वो बताएंगे कि 97% और 99% प्रॉब्लम कब ओवरकम होगी, कब ख़त्म होगी, कब पीक होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉपुलेशन आपने मान लिया है, जो पॉपुलेशन फिक्स है या जितना मान लिया कि इतने लोग इन्फेक्ट होंगे या जो भी एक मान के चलते हैं, तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज मस्ट टू गेट मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर। ये थोड़ा टेक्निकल हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और उसके आधार पर फर्दर पूरे कर्व को या डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता है कि हमें सैंपल साइज कितना लेना है। अगर लेना भी है तो हमारे पास कहाँ वो है डेटा। यहाँ पर डेटा तो जो आ रहा है उसी के आधार पर कर रहे हैं, तो वो जो रिवाइज कर रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो डेटा आता जा रहा था उसके आधार पे वो रिवाइज करते चले जा रहे थे ग्राफ को। लेकिन बार बार रिवीजन करना, तो उससे क्या है कि जो लोग स्टैटिस्टिशियंस नहीं हैं उनको वो समझेंगे कि ये तो कैसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठ जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको करना बंद कर दिया। तो जब हमारे पास एक सैंपल साइज डिटर्मिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से एस्टीमेट कर सकें, और जब बेहतर एस्टीमेशन होगा तभी उसका हम प्रेडिक्शन बेहतर कर पाएंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनका अभी कुछ दिन पहले एक पेपर आया है, तो बहुत सारे जो इस समय बहुत सारे पेपर्स आप देख सकते हैं कोविड-19 पे प्रेडिक्शन पर दिए हुए। अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल दिख रहा है तो अच्छे अच्छे जर्नल्स उनको जो है पब्लिश कर रहे हैं, तुरंत ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि देखा है, वो पूरे वर्ल्ड का डेटा लिया है और उन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम को 6 स्टेजेज में बांटा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5 एंड 6, और उन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस उसमें फिट किए। जैसे बाइनोमियल फिट किया, पॉइसन फिट किया, नॉर्मल फिट किया, लॉग नॉर्मल फिट किया, और उन्होंने फिर उसमें जो टाइम स्पेन जो भी रहा है 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का किसी भी स्टेज का, तो उसमें फिर क्या है थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे उन्होंने डेटा ले करके, सैंपल ले करके चाउ टेस्ट लगाया। चाउ टेस्ट क्या करता है, वो कंसिस्टेंसी ऑफ द पैरामीटर्स चेक करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा काम किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक पैंडेमिक है, तो इसके लिए इसका जो प्रेडिक्शन है वो एक ही कर्व से होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज़्यादातर ग्रोथ कर्व में देखिए एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइडल कर्व जिनको कहते हैं, बायोलॉजी के भी कुछ लोग इसको जान रहे होंगे, तो उसमें वो 3 स्टेजेज होती हैं। 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ से कर्व जो है अपना नेचर चेंज करता है, मतलब जहाँ से बेंड होता है, मुड़ता है, धंसा हुआ या उभरा पार्ट जिसको कहते हैं कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव जिसको कहते हैं, तो वो नेचर जहाँ पे बदलता है तो वो देखिए एस शेप्ड होते हैं। हालांकि उससे हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो जाके बाद में स्टेशनरी हो जाता है, सिम्प्टोटिक हो जाता है। ये तो डाउनफॉल होके पूरा उस तरह आएगा। गासियन या जो बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे हम उन्हीं को फिट करने की बात करेंगे, वही फिट होंगे यहाँ पर। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो एक कर्व होना चाहिए, प्रॉब्लम एक है। दूसरी बात एक ये भी आ जाती है कि अगर एक स्टेज का दूसरे स्टेज में, हालांकि उन्होंने उसमें दिखाया है कि ज़्यादातर हर स्टेज में लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फिट हुआ है, तो अगर बेस्ट फिट हुआ है तो क्या पूरे प्रॉब्लम के ऊपर हम पूरी स्टेज को एक मान के उसमें लॉग नॉर्मल फिट कर सकते हैं कि नहीं फिट किया गया है। और तब क्या ये जो चाउ टेस्ट वहाँ पर जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा या सिग्निफिकेंट जाएगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है एक ही कर्व से गवर्न होना चाहिए हमारे ख्याल से, तब प्रेडिक्शन अच्छा होगा। क्योंकि ये जो टाइम ऑफ स्टेज है वो भी अलग अलग जगह वेरी करता है, जैसी जहाँ पे सिचुएशंस हो।
और क्योंकि डिपेंड करेगा कि ये जो सप्रेशन स्ट्रेटजीज हैं या जिनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं, जैसे भारत ने लॉकडाउन किया, अन्य देशों ने भी लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा है, इन्फेक्शन उस रेट से नहीं बढ़ता है और टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का कि कैसे बीमारी से लड़ा जाए, और इक्विपमेंट भी बन जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें प्रिवेंटिव जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं वो सारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से मौका मिल जाता है तो रिकवरी रेट बढ़ जाता है और डेथ रेट कम हो जाता है। लेकिन ये वेरिएबल्स जो हैं ये फिर भी जो है प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, अगर इनको वेरिएबल के रूप में यूज किया जाए, क्योंकि इनका इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों पे, चाहे डेथ हो या रिकवरी हो, तो इस तरीके से इनके ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट इसका है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे ख्याल से इनको वेरिएबल के रूप में लेना बेहतर रहेगा। लेकिन ये हम यहाँ कहना चाहेंगे कि इन पर डेटा मिलना बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपको बताते हैं, ये तो एक पैंडेमिक है, यहाँ पर मजबूरी भी है कि जो डेटा हमें मिल रहा है उसी के आधार पे हमको प्रेडिक्शन करना है, और जो भी प्रेडिक्शन होंगे तो उनसे हम पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरे वेरिएबल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, तो अगर उन पर हम डेटा लेना चाहें तो कैसे लिया जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चनायर बना के तो कहाँ पब्लिक में भेज के कैसे लेंगे, क्योंकि उससे तो और ख़तरा है कि जो है ये, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है तो इन्फेक्शंस होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हैं तो कितने लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, कितने लोग इवन पढ़े लिखे हैं, जो आप किसी भी भाषा में उसको भेजिए तो कितने लोगों का रिप्लाई हो पाएगा, कितना वो मिल जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में ऑनलाइन सर्वेज में तो बहुत ज़्यादा नॉन रिस्पांस की प्रॉब्लम रहती है, और इवन नॉन रिस्पांस की प्रॉब्लम तो लाइव सर्वे में भी रहती है, और कई बार तो रिस्पांस प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम होती है कि जवाब भी दिया लेकिन गलत दे दिया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर इन सब वेरिएबल्स पे कुछ मिलता है, डेटा मिल जाएगा तो बेहतर प्रेडिक्शन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा हम आपको बता रहे थे कि दूसरा जो प्रेडिक्शन का मेथड है वो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है या मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें टाइम के हिसाब से जो है रेट ऑफ चेंज क्या है, चाहे वो इन्फेक्शन का हो, चाहे वो रिकवरी का हो, चाहे वो डेथ का हो। अब वहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में प्रॉब्लम क्या है कि जो रेट ऑफ चेंजेज हो रहे हैं, अब इनमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो देखा जा सकता है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनका तो कोई काउंट ही नहीं है, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो किस रेट से कहाँ पर फैला देंगे। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स, इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज में ये मॉडल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आ रही कि एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं लेकिन वो दे आर स्प्रेडिंग आई मीन दिस वायरस, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो इसलिए जब डेटा हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से आएगा तभी उसका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आ पाएगा। और हम फिर कह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल ज़्यादातर हैं, जो जिनको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स भी कह रहे हैं, अगर इन पर वेरिएबल कुछ डेटा मिलता है तो बहुत अच्छे बेहतर प्रेडिक्शन हो सकते हैं। अब तीसरा जो ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं वो है टाइम सीरीज मॉडल, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। और एक अगर आप गौर से देखिए तो एक सिंगल वेरिएबल पर ही हमको डेटा मिल रहा है, वो है नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, और उसी से हमारे को नंबर ऑफ रिकवरीज और नंबर ऑफ डेथ्स पता चल रहा है। तो जब एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पर जो है टाइम सीरीज मॉडल लोग फिट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन है या डेथ है या इवन रिकवरी है या कोई भी एक वेरिएबल जिसको भी ले लीजिए जिसके बेस पे आप जो है टाइम सीरीज मॉडल फिट कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि टाइम सीरीज मॉडल में क्यों बेहतर प्रेडिक्शन नहीं हो रहे हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले टाइम सीरीज में अरीमा मॉडल का फिट किया था और उसके आधार पर प्रेडिक्ट किया था कि 31 मई तक की भारत में जो इन्फेक्शंस हैं वो 1,38,000 हो जाएंगे, लेकिन वो तो हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले हो गए थे। तो अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है
उन्होंने तो बेहतर तरीके से सारे मेजर्स को जो डेटा है उसके आधार पर उन्होंने लगाया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम सीरीज डेटा जो ये फिनोमिना है, यहाँ पर बहुत सारे और भी वेरिएबल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पैनल डेटा होना चाहिए, लेकिन हम टाइम सीरीज डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैनल डेटा का इस्तेमाल करें तो बेहतर प्रेडिक्शन होगा, मतलब और भी वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही वही नंबर ऑफ इन्फेक्शन और उसका जो कल हुआ था परसों हुआ था उसको जो है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो लगाते हैं, अरीमा मतलब ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मॉडल। तो जो टाइम सीरीज में 4 तरीके के मॉडल्स लगते हैं, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, मूविंग एवरेज मॉडल, या अरमा एक कहलाता है ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, और एक स्टेशनरिटी लाने के लिए कि आगे जो इंटरमीडिएट हमने बताया था ना अभी, जो हम अनऑब्जर्व्ड रहते हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं या उनको वो एलिमिनेट कर देता है मॉडल, तो वो उसको कहते हैं अरीमा। जो वो जानने वाले हमारे हैं उन्होंने अरीमा ही लगाया था, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि लगना चाहिए यहाँ पे पैनल डेटा। तो पैनल डेटा आना चाहिए, तो पैनल डेटा एनालिसिस होनी चाहिए, पैनल डेटा मॉडल्स होने चाहिए। तो और यहाँ पर हम टाइम सीरीज मॉडल का जो ट्रेंड मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल कहलाता है जो अरीमा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो, तो टाइम सीरीज जो मॉडल है उसमें भी यही प्रॉब्लम जो हमने बताया कि पैनल डेटा होना चाहिए, मतलब और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो दे आर काजिंग आई मीन इन्फेक्शन और डेथ, तो उन पर भी वो होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए जिसके आधार पर हम उनको प्रेडिक्ट कर सकें। तो ये तीनों का ये प्रॉब्लम है जो हमने बताया। तो अब इन सब में प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग की बात है तो हमने बताया कि वहाँ पे एप्रोप्रिएट सैंपल साइज नहीं रहता है, वो होना चाहिए। दूसरा, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में क्या प्रॉब्लम है कि एसिम्टोमेटिक या जो पता चल रहे हैं वो एक्चुअल नंबर्स नहीं पता चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। चाहे वहाँ पर बहुत तरीके के मॉडल हैं, SIR मॉडल, SIS मॉडल, SCIR मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इन्फेक्शस डिजीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसमें बेहतर प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा है। और टाइम सीरीज डेटा इसलिए लोग फिट कर रहे हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल पे हमको डेटा फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अगर ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में जिन वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सारे वेरिएबल्स हमको क्वालिटेटिव डेटा के फॉर्म में मिल जाएं, जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, और हम आपको यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाह रहे हैं, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डमी वेरिएबल के रूप में या डाइकोटोमस वेरिएबल जिसको हम लोग कहते हैं, या इंडिकेटर वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। अगर मॉडल में यूज भी कर रहे हैं कि जैसे बूलियन थ्योरी पे ये कंप्यूटर भी काम करता है 0101 करके, लेकिन अब जैसे इन्फेक्शन की बात करिए या उसकी बात करिए कि आदमी की कितनी तबीयत ख़राब है, तो अगर बूलियन थ्योरी लगाएंगे तो या तो हम कहेंगे कि ये जो है तबीयत ख़राब है या नहीं ख़राब है, आइदर द पर्सन इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप आर नॉट। लेकिन उसके सीरियसनेस को, डिग्री ऑफ सीरियसनेस को नहीं देख रहे हैं, जबकि वो देखा जाना चाहिए। वो हल्का फुल्का बीमार है या सीवियर है, तो डिग्री ऑफ सीवियरनेस जब तक नहीं देखेंगे तो इस तरीके से अगर इन सब वेरिएबल्स पे हमारे को डेटा मिले, और जो है जो अनसर्टेनिटी ह्यूज इसीलिए है, पहले भी हमने बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है वो बेसिकली 2 पार्ट से बना रहता है, एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट और दूसरा रैंडम पार्ट। डिटर्मिनिस्टिक पार्ट मतलब जो हम जान रहे हैं, और रैंडम जो हम नहीं जान रहे हैं। तो कई बार हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक पार्ट को कहते हैं इट इज़ अवर ओन विल, मतलब जो हम फिट करना चाहते हैं, और जो रैंडम पार्ट वो कहते हैं इट इज़ गॉड्स विल। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमने बताया ना, ये वहाँ पर तो चल जाता है जहाँ पर हम फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे वेदर फोरकास्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है ये कोविड-19 है या कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक है, तो वहाँ पर तो ह्यूमन स्टेक होल्डर की तरह काम करता है, फ्यूचर हमारे हाथ में। हम बहुत सारे वेरिएबल्स हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको सबका इस्तेमाल करके इस बीमारी को
को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हम एरर वाला पार्ट है जिसको गॉड्स विल कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं और उसको हम अगर डिटर्मिनिस्टिक पार्ट में लाएंगे तो हम बेहतर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए क्या होगा कि हमें उन वेरिएबल को डिटर्मिनिस्टिक पार्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और not only as dichotomous or indicator or डमी वेरिएबल, उसको फजी वेरिएबल के रूप में लिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो है, अभी हम आपको टाइम सीरीज में बताए थे कि जो है जो इस समय ठीक ठाक काम जो कर रहा है, प्रेडिक्शन ठीक हो रहा है, वो है प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच। टाइम सीरीज डेटा में जो काम लग रहा है, मतलब मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हमने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, डेटा माइनिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रेडिक्टिव अप्रोच है, तो ये ऑन गोइंग फिनोमिना जो है उसमें भी जो सिग्नल्स मिलते हैं उसको वो इनकॉर्पोरेट करता है। अदरवाइज जनरली मॉडल्स में क्या है कि कोई भी घटना घट जाती है तो उससे जो आउटपुट मिलता है फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके हम उसको एनहेंस करते हैं, मॉडल को ये करते हैं। लेकिन इसमें क्या करता है कि जो अनऑब्जर्व्ड इंटरमीडिएट कोई प्रॉब्लम रहती, फिनोमिना रहती, तो उसको वो टैकल करने में सक्षम है, उसके पैटर्न को पढ़ लेता है और उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें इनमें जो कंप्यूटर जनित जितनी तकनीकी हैं या कंप्यूटर जनरेटेड टेक्निक्स हैं उनमें इनका सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो रैंडम पार्ट है, एक्चुअली इट शुड बी रैंडम, मतलब जो ह्यूमन हैंड्स में है लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए हम कई बार इनको इग्नोर्ड वेरिएबल भी कहते हैं, कि हम उसको इग्नोर कर रखे हैं, उसको हम मॉडल में नहीं ला रहे हैं। यही रीज़न है कि वो प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगर उसको हम इधर ले आते हैं और हम केवल डाइकोटोमस फॉर्म में नहीं लेते हैं, उसमें हम मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं फजी लॉजिक पे आजकल काम कर रहे हैं। जितना ऑटोमेटिक सिस्टम है वो फजी लॉजिक पे काम कर रहा है। जैसे आपको बताएं कि जैसे पंखा हम लोग पहले चलाते थे तो वो बूलियन थ्योरी पे काम करता था, या तो ऑन कर देते थे तो चलता था फुल स्पीड से और ऑफ कर देते थे बंद हो जाता था। लेकिन अब उसमें रेगुलेटर आ गया है, तो उसमें 5 मेंबर, पूरे 0-1 वाले पार्ट को उसने 5 मेंबर्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 आप तो 5 तक की आप चला सकते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखिए, टाइमर लगा देते हैं, इतने राउंड करेगा, इतनी देर चलेगा, टाइमर ही मैंने आपने लगा दिया। तो इतने, या आपने देखा कि एसी में भी ऑटोमेटिक सिस्टम, फजी सिस्टम है, आपने स्लीप मोड में लगा दिया तो 28 डिग्री टेम्परेचर वो मेंटेन किए हुए, जैसे उससे बढ़ने लगता है कंप्रेसर चल जाता है, और अगर उससे गिरने लगता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये क्या है, ये देखिए, ये मशीन लर्निंग या इसका कितना बेहतर इस्तेमाल है। तो इस तरीके की जो अनऑब्जर्व्ड चीज़ें हैं उनको भी ये टैकल करता है, हैंडल करता है। तो फजी वेरिएबल का इस्तेमाल, या इवन ग्रेड सिस्टम देखिए, वो भी फजी लॉजिक पर बेस्ड है। या इवन बीइंग एकेडमिशियंस हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग रिव्यू करते हैं या हमारे भी आर्टिकल्स रिव्यू होते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे वो फजी सिस्टम पे बना हुआ है। अनसेटिस्फैक्ट्री, पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये सब क्या किया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट मेंबर्स में। तो इसी तरीके से जो वेरिएबल्स हैं, अब उसकी सीरियसनेस को या सीवियरनेस को हम किस एक्सटेंट तक ले जाना चाह रहे हैं, उस तरीके से फजी वेरिएबल को हम लोगों को डिफाइन करना चाहिए। और हमारे हिसाब से फजी जो ये वेरिएबल्स हैं या जो इग्नोर्ड वेरिएबल्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो जो ये प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच है ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। दूसरी बात जो है, हमें कुछ और भी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं उन वेरिएबल्स को भी ढूंढना पड़ेगा। केवल इन्फेक्शन से काम नहीं चल पाएगा, प्रेडिक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो मजबूरी हो जाती है कि टाइम सीरीज मॉडल ही फिट होगा। अगर हमको कुछ और भी वेरिएबल्स पे डेटा मिलता है तो हम वहाँ पर पैनल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और पैनल डेटा एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है कोई ना कोई जो है बेहतर प्रेडिक्शन होगा। और अगर बेहतर प्रेडिक्शन होगा तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बेहतर प्रेडिक्शन होगा तो बेहतर पॉलिसी बनेगी,
बेहतर पॉलिसी बनेगी तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अच्छा होगा, नेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये जो फिनोमिना है कोविड-19, ये रैंडम है या अनसर्टेनिटी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में आपको हमने बताया है हम डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग करते हैं या एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं या टाइम सीरीज मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें कहाँ कहाँ खामियां हैं वो हमने आपसे डिस्कस किया कि उसमें प्रॉपर सैम्पल साइज नहीं मिल पाता है, इसलिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं वो कर पा रहा जो बेल शेप्ड कर्व है। और एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में क्या है कि प्रॉपर इन्फेक्शंस ही नहीं पता चल पा रहे हैं, उसमें जो है एसिम्टोमेटिक जैसी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से वो प्रेडिक्शन नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। टाइम सीरीज में प्रॉब्लम ये है कि और भी फैक्टर्स और भी वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर पैनल डेटा का इस्तेमाल होना चाहिए, तो हम टाइम सीरीज डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइम सीरीज मॉडल का अगर इस्तेमाल करेंगे और पैनल डेटा का नहीं करेंगे तो ये तो दिक्कत वाली बात ही होगी, क्योंकि हम फिर वहाँ पे उनको इग्नोर कर रहे हैं। आइदर या ये इग्नोरेंस है या फिर जो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। हमने बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैटिस्टिशियंस या डेटा साइंटिस्ट हैं वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। और हमने बताया कि ये जो हम बोल रहे हैं वेरिएबल, इन पर डेटा इकट्ठा करना काफ़ी कठिन काम है, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब ये पैंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो सर्वे के लिए कौन जाएगा, कौन इसमें जो यूनिट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगी, वो रिस्पांस देंगी भी कि नहीं देंगी, और जा कैसे सकते हैं। ये तो लॉकडाउन है या प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत कोई निकल नहीं सकता है, निकलना भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डेटा अब बढ़ रहा है तो जो बेल शेप्ड कर्व की फिटिंग है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग है वो अब बेहतर हमारे ख्याल से होता जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि जो है धीरे धीरे कब तक क्या है। लेकिन यही है कि जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, जब तक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज नहीं आएगा तो प्रेडिक्शन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो हम आपको यही फिर से बताना चाहेंगे कि बहुत ये आप इस पर शक ना करिए कि जो स्टैटिस्टिशियंस या मैथमेटिशियंस या डेटा साइंटिस्ट जितने हैं वो जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वो बार बार फेल हो जा रहा है या क्यों फेल हो रहा है। तो जो हमारे मित्रों ने बताया, तो इसलिए हम यहाँ पर लाइव इसलिए भी आए कि ये बताना ज़रूरी है कि बहुत लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उन पर जो है शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना कि आशा की किरण कि जो भी हमको मिल रहा है डेटा उसी में से जो है हम जो भी प्रेडिक्शन करने में अगर सक्षम हैं और जितना भी उसको पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो हमारे को उतनी अच्छी पॉलिसी बनेगी। जब पॉलिसी अच्छी बनेगी तो जाहिर सी बात है कि हम प्रॉब्लम को ख़त्म करने में भी सक्षम होंगे और उस पर कंट्रोल करने में भी सक्षम होंगे। तो हमारे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। अगर कोई फिर भी डिस्कस करना चाहता है तो हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखिए और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाइए, तो वहाँ पर हमारे विभाग के सभी लोगों की प्रोफाइल हमारी भी वहाँ पर है, तो आप हमारे को वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो हम लोग जो है आपका उसका समाधान करेंगे। और ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पीपल आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन यही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। जो हमारी मजबूरियां हैं वो जब तक हमारे को एप्रोप्रिएट चीज़ें मिलेंगी नहीं तब तक हम लोग बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब हम कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा कि जो है बहुत सारे लोगों के सवालों के कुछ जवाब दिए जाएं, लेकिन ओवरऑल हम समराइज कर दें कि जो डेटा ड्राइवन ये चीज़ें अभी भी हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमने जिनके नाम लिए थे वो लाइव प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इवन आप उनकी मेथडोलॉजी भी देख सकते हैं कि कौन सा तो मेजर रूप में आपको हमने बताया कि ये 3 तरीके के ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं मॉडल।
एक तो बेल शेप्ड जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया वो फिट किया जा रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वही है जो हमने बताया कि एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज ना मिलने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लैक हो रहा है। और एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स की प्रॉब्लम तो है ही है, या जो डेटा आ रहा है वो तो सारे मॉडल्स के साथ में होगी, लेकिन जो है उसमें प्रॉब्लम एक ये भी है कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन्स भी फैला रहे हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने वो डेटा आ नहीं रहा है। और रही बात टाइम सीरीज की, तो हमने बताया और भी बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें काम कर रहे हैं। तो इट शुड बी एक्चुअली पैनल डेटा होना चाहिए, लेकिन लगा रहे हैं हम टाइम सीरीज डेटा, तो इसलिए प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो मशीन में भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डेटा मॉडल तो हम टाइम सीरीज का ही लगा रहे हैं, लगना चाहिए वहाँ पे पैनल डेटा मॉडल लगना चाहिए। लेकिन अब वो एक बड़ा चैलेंज है कि क्या जो दूसरे वेरिएबल्स इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं पैनल डेटा में होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में ही बता दें कि एज फैक्टर भी बहुत बड़ा मायने रखता है, जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें एज, तो जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे मॉडल में, तो वो फर्दर टाइम सीरीज मॉडल नहीं रह जाएगा, वो पैनल डेटा मॉडल आ जाएगा। तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस को हम कुछ लेना चाहेंगे। बहुत लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं, कैसे देखेंगे हम इसमें। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ज़रूर हम लेना चाहेंगे और उनके जवाब देना चाहेंगे कि विनीत भाई ने लिखा है कि आर गवर्नमेंट हाइडिंग डेटा एंड इशू फॉर स्टैटिस्टिशियंस फॉर प्रॉपर मॉडलिंग। तो अब इस पे तो हमें नहीं पता है, डेटा तो सब दिख रहा है वेबसाइट पे जितना भी है, लेकिन डेटा वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज नहीं हो पा रहा है जितना डेटा है, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन बहुत बेहतर नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा या एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज की तरफ जाएगा, तो तभी मतलब प्रेडिक्शन वो जो एस्टिमेट्स होंगे पैरामीटर्स के बेहतर आएंगे, तब उनके आधार पे हम जो एरिया प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके आधार पे हम कहने में सक्षम होंगे कि 97% प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, 99% कब ख़त्म होगी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के उसमें। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं, ज़रूर हम देना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। तो यूसुफ भाई कह रहे हैं कि आई थिंक फॉर प्रोडिक्टिंग द स्प्रेड इन इंडिया नो मॉडल विल वर्क, इट्स प्रॉब्लम ऑफ मॉडलिंग। नहीं, ये प्रॉब्लम मॉडलिंग की नहीं है, बहुत बेहतर तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो दे आर काजिंग, आई मीन दे आर इम्पैक्टिंग द वेदर इट इज इन्फेक्शन और डेथ, तो उनके ऊपर डेटा ना मिलने की वजह से, तो ओवरऑल तो हम यही कहेंगे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा और जो है डेटा कम होने की वजह से, एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज ना होने की वजह से ये जो मॉडल नहीं काम कर पा रहे हैं। मॉडल तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि ये जो कमियां हैं जो दूर नहीं की जा सकती हैं। अब डेटा ये कोई उस तरीके का तो है नहीं कि, क्योंकि सिचुएशन रैपिडली बदल रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें जो है सिमुलेशन करके डेटा जनरेट कर लें एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज पाने के लिए जो है उसी के, लेकिन क्या है जो डेटा हमें मिला उसी के बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे पैरामीटर, और मान लिया उसको एस्टिमेटेड पैरामीटर को पैरामीटर मान के हम पॉपुलेशन को जनरेट कर लेंगे, सिमुलेट कर लेंगे और उसके आधार पे करना चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हफ्ते भर बाद तो जो है उसका जो ट्रेंड है या मॉडल है वो इटसेल्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन बदल जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ही जब बदल जा रहा है और हमने एक हफ्ते का जो डेटा लिया था वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था, सिमुलेशन हमने उसके बेसिस पे किया, आगे जाके वो दूसरे हफ्ते में जो है
दूसरे एस्टिमेट्स, इवन अगर एस्टिमेट्स भी निकल रहे हैं तो वो बहुत फिर चाहो टेस्ट आप लगाइए तो देखिए वो जो है कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि प्रेडिक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। रीजन हमने 2 ही 3 आपको बताए हैं, बड़े रीजन यही हैं कि जो वेरिएबल कारक भी हैं इन सब चीज़ों के लिए उन पे हमें डेटा नहीं मिल रहा है, जिनको हमने फजी वेरिएबल भी कहा है, फजी लॉजिक को लगाने की बात कही है। आज की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूसुफ भाई भी बोल रहे हैं कि फजी लॉजिक इज़ द नीड ऑफ आर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है मॉडलिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं उसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल का इस्तेमाल भी करता है तो वो इंडिकेटर या जिसको हम लोग डमी वेरिएबल कहते हैं उसके रूप में ले लेता है। मतलब या तो 2 तरीके के लोग होंगे, या तो आइदर द पर्सन विल बिलोंग टू ग्रुप और नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अब जैसे स्मोकर हो गया, नॉन स्मोकर हो गया, कोई मान लीजिए सिगरेट या धूम्रपान करता है, अब वो डिपेंड करता है ना कि वो चेन स्मोकर है या दिन में 2 सिगरेट पीता है या 10 सिगरेट पीता है या ज़्यादा पीता है, तो वो डिग्री ऑफ सीवियरनेस को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली फजी लॉजिक तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि वो वही पूरा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जो है इसमें क्वेश्चंस हैं और हम देख रहे हैं कि एक हैं अखिलेश यदुवंश लिखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम सीरीज मॉडल्स एंड पैनल डेटा एंड वाई पैनल डेटा इज मोर एप्रोप्रिएट। तो हम आपको बता दें डेटा जो होता है बेसिकली डेटा जो डेटा हमारे पास आते हैं वो 3 तरीके के आते हैं। एक टाइम सीरीज डेटा कहलाता है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल डेटा कहलाता है और तीसरा पैनल डेटा होता है। किसी एक सिंगल वेरिएबल को अगर डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे हम उसको वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, दिस इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा। जैसे मान लीजिए सेल ही किसी चीज़ की ले लीजिए, या पर वीक इन्फेक्शन की बात कर दीजिए, या पर डे इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ इन्फेक्शन, तो वो आपका टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। और अगर बहुत सारे वेरिएबल का एट अ सिंगल टाइम पॉइंट हम डेटा लेते हैं, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल डेटा। मतलब अगर हम ये ले लें कि कल मान लीजिए 29 तारीख को या आज 28 को जो डेटा हमारे को मिला, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, उनकी उम्र कितनी थी, उनकी फिजिकल कंडीशंस कैसी थी, ये सब कई वेरिएबल हैं एट अ सिंगल टाइम पॉइंट अगर जो लिया जाता है तो वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। लेकिन अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज नोन एज पैनल डेटा। मतलब बहुत सारे वेरिएबल का ओवर द टाइम पीरियड्स अगर हम डेटा लेते हैं तो दिस इज नोन एज पैनल डेटा। और इकोनॉमिक्स में पैनल डेटा का बहुत इस्तेमाल होता है, बिजनेस में इस्तेमाल होता है, या इवन ये जो मेडिकल साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब जहाँ पर कई वेरिएबल हैं और उनका सेम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हम डेटा लेते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स का, तो वो हमारा पैनल डेटा कहलाता है। तो इसका मतलब एक वेरिएबल का बहुत सारे टाइम पॉइंट्स पे लीजिए, दिस इज टाइम सीरीज डेटा। अगर एक टाइम पॉइंट पे बहुत सारे वेरिएबल्स का डेटा लीजिए, दिस इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। आप दोनों को मर्ज कर दीजिए, मतलब बहुत सारे वेरिएबल का बहुत सारे टाइम पॉइंट्स पे डेटा लीजिए जो इक्वल इंटरवल पे होने चाहिए, तो दिस इज नोन एज पैनल डेटा। तो डेफिनेटली बहुत सारे वेरिएबल अब वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कारक बन रहे हैं इन्फेक्शन का या डेथ का, तो बेहतर होगी मॉडलिंग, डेफिनेटली बेहतर होगी। तो कुछ क्वेश्चंस को हम और लेना चाहेंगे। तो ये भुवन भास्कर त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने पूछा सर इफ़ वी नो दैट टाइम सीरीज मॉडल इज फेल टू प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट डेटा देन वाई वी आर नॉट यूजिंग पैनल डेटा प्रिडिक्शन। तो हम भुवन जी आपको ये बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है ना कि जो हमारे को डेटा ही मिल रहा है वो सिर्फ नंबर ऑफ इन्फेक्शंस के फॉर्म में मिल रहा है, जबकि उसके पीछे बहुत सारे और भी रीजन हैं। या आप डेथ की बात जैसे कर रहे हैं तो डेथ में केवल
इन्फेक्शन ही नहीं काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे और भी उनकी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, क्या उनको जैसे एडवाइजरी बहुत सारी जारी हो रही हैं कि उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, क्या वो डायबिटिक हैं, या क्या वो ब्लड प्रेशर उनको बीपी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या और भी कोई डिजीज है, उम्र कितनी है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन पे हमारे पास मान लीजिए डेटा नहीं है, या अगर है तो उसको डेफिनेटली इट शुड बी यूज्ड, नहीं यूज कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब उसको कैसे हैंडल करना है, कुछ क्वालिटेटिव डेटा होगा, कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो हमने बताया क्वालिटेटिव वेरिएबल अगर है तो आप उसको केवल ये इंडिकेटर या आप डमी वेरिएबल के रूप में ना यूज करिए, क्योंकि उससे काम नहीं चलेगा कि कोई पहले से कोई बीमारी है या नहीं है, तो कहाँ काम चल पाएगा। वो कौन सी बीमारी है, किस एक्सटेंट तक की है, तो फजी वेरिएबल ही काम करेगा क्वालिटेटिव वेरिएबल में। तो डेफिनेटली वी शुड यूज पैनल डेटा, तो ज़्यादा अच्छा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जवाब दे सकें, जिससे कोई निराश ना हो कि हमारा क्वेश्चन रह गया। लेकिन अगर किसी का फिर भी रह जाता है तो कृपया जो है आप हमारी ईमेल आईडी देख सकते हैं, तो आप उस पर हमारे से सवाल पूछ सकते हैं, उसको जवाब जो है हम ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे जवाब देंगे। तो हमारे कलीग डॉक्टर राहुल लिख रहे हैं, सर प्रेडिक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ इट इज कलेक्टेड। तो वो तो हमने पहले भी बता दिया है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा जो है वो उसके पीछे रीजन तो ये है ही, क्वेश्चनायर से कैसे इस समय, ये तो महामारी है और इतनी भयावह है कि इसमें कोई निकलने से भी सबको रोका जा रहा है, तो कैसे डेटा कलेक्शन हो पाएगा। और ऑनलाइन डेटा कलेक्शन तो जो इवन जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होंगे उनसे तक नहीं मिल पाएगा जिनको हम चाहते हैं। जैसे जो गरीब तबका है या मजदूर है तो उनके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होगा, और इवन वो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप उनसे कैसे उस तरह ले सकते हैं डेटा। तो ये तो शॉर्ट कमिंग है ही कि जो है डेटा की अनअवेलेबिलिटी, हमने पहले ही बोल दिया था कि अनअवेलेबिलिटी डेटा। अब उसको अनअवेलेबिलिटी को जो है जिस तरीके से आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अखिलेश राजेश्वरी जी की कहें, टेल अस समथिंग अबाउट मॉडल फिटिंग। तो मॉडल फिटिंग तो हमने बता दिया है ना कि जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर आप फिट करिए। अगर से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे टाइम सीरीज डेटा की बात करें तो दो तरीके की होती है टाइम सीरीज में प्रेडिक्शन या मॉडल का। एक जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड कहलाता है वो यहाँ काम नहीं करेगा कि केवल टाइम बढ़ाते जाइए, वीकली देखते जाइए कितने जो हैं वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टोकेस्टिक ट्रेंड काम करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पिछले दिन का या पिछले हफ्ते का जितना इंटरवल आप ले रहे हैं वो डेटा लेते हैं और मॉडलिंग करते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आप एक ही वेरिएबल केवल ले रहे हैं तो आप उसमें नॉन लीनियर मॉडल्स पे भी जा सकते हैं फिट करके, बहुत सारे नॉन लीनियर मॉडल्स हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल ले रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगेगा और उसके आधार पर प्रेडिक्शन करिए। अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप वो कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट अगर जानना चाहते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट से या हमसे कभी भी पूछ लीजिए, हम लोग बता देंगे कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको हम लोग फिट कर सकते हैं। मोनिका मैम जो है बायोटेक डिपार्टमेंट की पूछ रही हैं, सर विच वन विल बी बेटर मॉडल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। वो मैम वही बता रहे हैं ना कि अगर सिंगल वेरिएबल आप लेके चलेंगे तो वही अरीमा बेस्ट रहता है, और अदरवाइज अगर टाइम सीरीज डेटा कर रहे हैं, और नहीं तो हमारे हिसाब से तो पैनल डेटा रहना चाहिए। तो पैनल डेटा में बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल और जो है जो इकोनोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सब बहुत लगाया जाता है, जिनको मतलब टाइम के साथ साथ हम क्रॉस सेक्शनल बहुत सारे वेरिएबल को डील करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको वो डील मिल जाएंगी। वो मशीन लर्निंग तो आप उसमें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग से ये होता है कि बेहतर एस्टिमेट्स हमको मिल जाते हैं प्रेडिक्शन के। तो
शिव कुमार खरवार साहब लिख रहे हैं, सर हमें लगता है कि प्रेडिक्शन पूरी तरह फेल है, चाहे इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या फिर अन्य देश, कोई एक भी सही आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं, तो विश्वास का उठना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन हम आपके विश्वास को बनाएंगे, क्योंकि यही हम पहले भी कह चुके हैं शिव कुमार जी कि डेटा जनरेशन हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल डेटा चाहिए। अगर हम एक वीक का डेटा लेके अगर हम उसको जनरेट करके कुछ करना चाहें तो डेटा तो हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, और अगर वो जनरेट भी करेंगे तो वो फ्यूचर डेटा के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि जो मॉडल होगा वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, पीक कब जा रही कब डाउनफॉल होगा, वो तो डेटा के आधार पर ही होगा। और प्रेडिक्शन की बात रही तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको अप्रोप्रिएट सैंपल साइज नहीं मिलेगा तो प्रेडिक्शन बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उस मॉडल के पैरामीटर्स अच्छे नहीं एस्टीमेट हो पाएंगे। जब एस्टीमेट्स पैरामीटर के अच्छे नहीं आएंगे तो हम प्रेडिक्ट कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मजबूरी भी हो जाती है कि जो हमने पहले भी बता दिया है कि जो है डूबते को तिनके का सहारा, या जो आशा की किरण है उसी के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और जो भी आउटपुट प्रेडिक्शन सिग्नल्स मिलते हैं, आउटपुट्स मिलते हैं, तो उसके आधार पे पॉलिसी चेंज होती है, और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा डेफिनेटली प्रेडिक्शन अच्छा होता जाएगा। लेकिन हम इस केस में ये नहीं चाहेंगे कि डेटा बढ़े। हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि डेटा जो है बढ़े, मतलब कि इन्फेक्शन बढ़े, लेकिन ये आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्या किया जाए। तो थोड़े डेटा में जो है एक बड़ी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। टेस्टिंग मैक्सिमम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी विल बी एबल टू क्रैक एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, डेफिनेटली डॉक्टर यूसुफ इज सेइंग दिस थिंग। तो वो तो हम कह ही रहे हैं टेस्टिंग, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े कंट्री में जहाँ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और क्या नाम कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो कॉस्ट तो खैर ऐसी पैंडेमिक में मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यू है उसके तहत कास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अगर ऐसी पॉलिसी अपनाई जाएगी तो डेफिनेटली डेटा अच्छा आएगा, हमारे पास ज़्यादा होगा, तो हम प्रॉब्लम को और अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। हमारे स्टूडेंट हैं अभिनव बहुगुणा जी, ये बोल रहे हैं टू मच रिसर्च डन अर्लियर, हाउ मच टाइम पॉलिसीज गवर्नड। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये नई तरीके की बीमारी है, तो जो पैंडमिक्स हैं बेसिकली अगर बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसी तरीके से, अब जो है बायोलॉजी वाले बताएंगे कितने जो है वायरस का कॉम्बिनेशन ये है, कितने तरीके से म्यूटेशन कर रहा है, अलग अलग तरीके का इसका म्यूटेटिंग पैटर्न है, प्रोसेस है। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि जो पहले की जो पॉलिसीज हैं, अब इवन पॉलिसीज क्या है, जो भी मतलब पहले की जो एपिडेमिक है उन पे हमारे पास ड्रग्स तो अवेलेबल ही है, तो उन ड्रग्स का जब सेम टाइप का वायरस होगा या उसका नेचर वैसा ही होगा तब तो हम वो या उसका जो मैकेनिज्म है या स्ट्रक्चर जो है वो उसी टाइप का होगा, तब तो वो ड्रग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी सीक्वेंसिंग उस तरीके की नहीं है तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो नया वायरस है ना, नए तरीके का है, तो इस पर तो हमारी मजबूरी है कि जो पुराने ड्रग्स का हैं तो संभल के कुछ जगह इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन वो कितना फ़ायदेमंद है ये तो यूसुफ भाई बता सकते हैं, मोनिका मैम बताएंगी कि जो है कितना जो है वो बेहतर है। लेकिन तो ये नए तरीके की प्रॉब्लम है तो नए तरीके से हैंडल किया जाएगा। प्रॉब्लम यही है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी एपिडेमिक है उनका इलाज है हमारे पास, ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, तो लेकिन ये तो नए तरीके का आ गया ना, तो यहाँ पर तो डेटा आना और फिर से मॉडलिंग होना और फिर उसके बाद उसका सटीक प्रेडिक्शन करना और तब फिर पॉलिसी बन पाएगी।
अश्वनी कांत शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि सर कैन वी मेक द इफेक्टिव प्रेडिक्शन यूजिंग बेजियन रिस्क। बेजियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तो बिलीफ ही होता है कि प्रायर क्या होगा हमारा, तो उसके बेसिस पे पोस्टीरियर हम लोग निकालते हैं, तो इट्स ओनली बिलीफ। लेकिन जो है वो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली इट शुड बी यूज। वो तो डिपेंड करेगा आप प्रायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कौन सा उसको जो एस्टीमेट को बेहतर कर रहा है, पैरामीटर के एस्टीमेट को। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफेक्ट द रेट ऑफ स्प्रेड, therefore data obtained in December will not be good to estimate number in June, डॉक्टर यूसुफ इज सेइंग दिस। तो डेफिनेटली ये तो होता ही है, तो इसीलिए तो वो है ना कि जो मॉडल फिट किया जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी तो इसी तरीके से उसकी चेक की जानी चाहिए ओवर द सिंगल मॉडल। अगर हम अलग अलग वो कर देंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगा, या सेम टाइप का भी फिट कर रहा तो उसका एक जैसे, इसीलिए इसको 6 जगह उसमें डिवाइड कर दिया गया कि स्टेजेज हैं इसकी 6, और लोगों ने उस पर काम किया स्टेज वाइज। तो वो तो है ही। तो ये सब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमने, इसीलिए तो कहा कि ये सब वेरिएबल हैं जिनको डिटर्मिनिस्टिक पार्ट में रखना चाहिए जिससे प्रेडिक्शन बेहतर हो सके। अशोक शाही जी बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं कि इस डेटा मॉडलिंग को क्या जनहित में प्रकाशित किया जाए। आम आदमी के भय का माहौल हो रहा है, आखिर इससे कोई तत्काल लाभ तो सामान्य आदमी को नहीं है, केवल एकेडमिक को बताया जाए। तो ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। ऐसा आप एक तरीके से देख रहे हैं कि केवल भय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो एक कहावत है कि भय बिन होए न प्रीत। तो जो घर में बैठने से प्रीत कैसे होगी, भय थोड़ा सा होना चाहिए इस चीज़ के। नहीं, लोग बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, तो जो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा ढंग से। तो एक अगर एस्पेक्ट में आप देखिए तो वी शुड गो ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेटा। उस पर बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग समझाएं कि जो है इससे कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि रिजल्ट्स निकाले जाएंगे तो कम से कम अगर ये बताने में हम सटीक सक्षम होंगे कि कब तक बीमारी ख़त्म हो रही है, तो जो है बेहतर है। तो जो डर रहे हैं उनको भी पता हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ तब तक ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या तब तक कमर कस लेंगे अगर लंबा थोड़ा जाने वाला होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, डेटा जो प्रेडिक्ट हो रहा है, जिसको जैसे जो लोग डरते हैं तो वो ना देखें, कृपया इसको डेटा को ना देखें, उस वेबसाइट को विजिट ना करें। लेकिन ये जो है, जो आप बात कह रहे हैं कि एकेडमिशियन तक पहुंचाया जाए, तो एक इसीलिए तो प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि फटाफट सबको वहाँ डेटा अवेलेबल हो जाए और वो अपना वहाँ से डेटा लेके काम करना शुरू कर दें। तो इसलिए ये तो अच्छा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है कि जो रिसर्चर्स हैं या दोज हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, उनको डेटा अवेलेबल हो रहा है एक प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर यूसुफ करें, यस एज द पैरामीटर्स आर डायनेमिक एंड मॉडल्स आर नॉट एज डायनेमिक एज द वेरिएबल्स आर। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो वो तो हो ही रही हैं, जिससे डेटा का जो, इसीलिए तो चाउ टेस्ट भी उन्होंने लगाया, लेकिन वो ओवर द अगर किसी एक सिंगल ग्राफ पे लगता तो अच्छा रहता, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द पैरामीटर चेक हो जाता। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे हैं, अभी अगर हम जवाब देंगे तो चलता रहेगा हमारे ख्याल से। तो अब हमको इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए, और जिसके बाकी सवाल बचे हुए हैं तो वो
हमसे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, पॉसिबली हम उसका जवाब देंगे। और जो लोग हमसे संपर्क में हैं तो वो लोग हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग आप देखते रहिए, जैसे जैसे अब प्रेडिक्शंस और बेहतर होंगे थोड़ा सा, और आप देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे जो है हो सकता है हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल करने में सक्षम हो रहे हैं। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, धीरे धीरे कैसे प्रॉब्लम को वो किया जाए, और जैसे इकनॉमी पर भी फ़र्क ना पड़े तो थोड़ा ढील दे के काम भी शुरू हो तो अच्छा है। तो जो ये मॉडल बेस्ड हमारे ख्याल से बहुत लोगों का जो है भ्रम दूर हो गया होगा, बहुत लोगों के कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर किसी के दिमाग में फिर भी कुछ है तो हमसे ज़रूर सवाल पूछे। अंत में फिर एक बार हम कहेंगे कि जो है ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं या फजी वेरिएबल्स हैं, अगर एनी हाउ इन पे डेटा हमको मिलता है किसी भी तरीके से, या जो डेटा आ रहा है इसी में से किसी तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाए तो प्रेडिक्शन ज़्यादा बेहतर होगा। अंत में अपने यशस्वी माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय सिंह सर को, कोऑर्डिनेटर BBIU सोशल मीडिया प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर को, को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आप लोगों के समक्ष लाइव आए और अपने विषय को रखा, जिससे बहुत लोगों की भ्रांतियां हो सकता है मिटी हों। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो हमसे संपर्क करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके समस्या का या उनके शंका का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।